विषय है भाषा और संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम प्रवेश जी, आदरणीय प्रोफेसर राजश्री शुक्ल जी और सभी मित्र जो इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में शामिल हैं। हम सब शिक्षक हैं और इसमें व्याख्यान से ज़्यादा संवाद का मसला ज़्यादा है। मैं जो बातें कहूँगा वो संवाद के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अलग से ये उस तरह की कक्षा इसे ना माने जहाँ पर ज्ञान देने जैसा कुछ मसला बनता है। भाषा और संस्कृति पर आप सब सोचते होंगे। जो भी लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति है वो सोचता ही रहता है भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर। और हम सब जानते हैं इस बात को कि भाषा अनिवार्य रूप से एक सामाजिक वस्तु है। समाज के बिना आप भाषा की और भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कोई समाज जिसके पास अपनी भाषा न हो और ऐसी भाषा जिसके पास अपना कोई समाज न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगर ऐसा होगा तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं बनेगी, किसी ढंग से आप उस पर सोच नहीं सकेंगे। और जो संस्कृति का जहां तक मामला है वो भाषा के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। संस्कृति भाषा के साथ और भाषा संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। संस्कृति का जो सीधा संबंध होता है वो आचरण के साथ होता है, सीधा आचरण के साथ जुड़ा होता है। जो भी मनुष्य आचरण है, हम सबका सामाजिक आचरण है, संस्कृति का सीधा जुड़ाव उसके साथ होता है। और भाषा आचरण का अविभाज्य अंग है। भाषा के बिना आप आचरण की क्या कल्पना करेंगे? वो एकदम नाभिनालबद्ध है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। सॉरी। वह भाषा ही है जो संस्कृति के दस्तावेज तैयार करती है। अगर भाषा ना हो तो संस्कृतियों के दस्तावेज कहाँ मिलेंगे? हम जो तमाम संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी संस्कृतियों के बारे में भी हम जानकारी अर्जित करते हैं जो अब अतीत हो गई, सिर्फ जो स्मरण में है लोगों के, उस स्मरण का भी आधार भाषा बन ही है। तो यह जो निवेदन करना था आरंभिक तौर पर कि भाषा और संस्कृति, इसे अलगा कर नहीं देख सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भाषा हो और उसका कोई सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ना हो, उसका कोई अपना एक सांस्कृतिक परिवेश ना हो। इसी तरह कोई ऐसा सांस्कृतिक परिवेश नहीं मिलेगा आपको जिसके पास अपनी कोई भाषा ना हो या एक से अधिक भाषाएं ना हो उसके पास। अभी हम क्रमशः बात करेंगे भाषाओं को लेकर के। तो एक इसको ध्यान में बराबर रखना चाहिए। आप एक किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसके पास अपनी भाषा ना हो, अपनी संस्कृति ना हो, फिर भी वह अग्रगामी हो। अनिवार्य रूप से अग्रगामी होने के लिए आपके पास अपनी संस्कृति और अपनी भाषा होनी ही चाहिए। इसीलिए देखेंगे कि भाषा पर बार बार बल आता है। भाषा कई बार बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनती रही है। भाषा क्रमशः जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर भी जाएंगे। संस्कृति किसी भी समाज में प्राण तत्व की तरह उपस्थित होती है। आप देखें, किसी के बारे में आप बात करते हैं तो कहते हैं उस समाज की ये संस्कृति है, ऐसे है वैसे है, इस तरह की सारी बातें हम लोग करते हैं। और जब हम प्राण तत्व कह रहे हैं कि समाज में प्राण तत्व की तरह उपस्थित है संस्कृति, तो यह भी हमें दर्ज करना चाहिए कि वह भाषा है जो संस्कृति को चिरंजीवी बनाती है, जो उसे एक तरह से अमर बना देती है, अमरत्व देती है। कई संस्कृतियां जिनको आप पढ़ते हैं, जिनका अब कोई भौतिक अवशेष नहीं रह गया, लेकिन वो भाषा में बची हुई हैं, इतिहास में बची हुई हैं। अगर भाषा नहीं होती तो नहीं बचता, क्योंकि संस्कृति को बरतने वाले लोग अगर बीत जाएंगे तो बचने का एकमात्र आधार भाषा है, एकमात्र वजह भाषा है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत पुरानी बात मैं बताऊं आप लोगों को। जब मैं किशोर वय में था तो एक पश्चिम के विचारक हुए हैं वाल्टर बेंजामिन, उनका एक कथन था, अक्सर मैं उस पर विचार करता था, सोचता था।
वो कहते हैं कि संस्कृतियों के दस्तावेज प्रायः जो है वो बर्बरता के भी दस्तावेज होते हैं। शुरू में लगता था कि शायद कुछ कुछ वजहों से इसके बारे में सोचते हुए लगता था कि शायद ठीक होगा, लेकिन बाद के दिनों में क्रमशः जब मैंने इस पर विचार किया, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, समाजों को लेकर, तो मुझे लगता है कि यह एक अतिवादी कथन है। इस तरह से संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। संस्कृति को अगर इस तरह के अतिवादी दृष्टिकोण से हम समझेंगे तो चीज़ें शायद सही दिशा में नहीं जाएंगी। कोई भी संस्कृति मित्रों अनिवार्य रूप से प्रगतिशील या प्रतिगामी नहीं होती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समय के साथ, अब 500 साल बाद जब किसी संस्कृति का आप अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको वहाँ प्रगतिशील न जान पड़ें। यह भी हो सकता है कि आपको लगे कि 500 साल पहले ऐसा होता था, बहुत प्रगतिशील जान पड़े आपको, अग्रगामी जान पड़े आपको, यह भी जानना होगा। एक चीज़ और भी, जब मैं प्रगतिशील और प्रतिगामी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो आप इसे बिल्कुल इनके साधारण अर्थों में ही ग्रहण करें, उसी अर्थ में ग्रहण करें, अग्रगामिता और पीछे छूट जाने के अर्थ में ही ग्रहण करें। इसका अक्सर हिंदी कविता में और तमाम जगहों पे प्रगतिशील कविता या प्रगतिशील का मतलब एक विचारधारा विशेष के साथ जोड़कर देखने का मामला होता है। तो प्रगतिशीलता को मार्क्सवाद का पर्याय नहीं बनाना चाहिए, वो जुड़ी हुई है उसके साथ, लेकिन उसका पर्याय नहीं है। प्रगतिशीलता जो है वो मार्क्सवाद से अलग भी हो सकती है, यानी कि बिना मार्क्सवादी हुए भी कोई प्रगतिशील हो सकता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए। हम लोग अगर भारत के संदर्भ में, जब जाहिर है कि हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, विशेष रूप से हिंदी के संदर्भ में बात करेंगे, तो ये देखना होगा कि जो प्रत्येक भारतीय भाषा है वह किसी न किसी समाज में उसका जन्म हुआ है। कैसे? अभी देखें, एक हिस्सा दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो तमिल का समाज मिलेगा आपको, मलयालम का समाज मिलेगा आपको, कन्नड़ का समाज मिलेगा, तेलुगु का मिलेगा। आप कोलकाता विश्वविद्यालय के जरिए ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संपन्न हो रही है, वो बंगाल का समाज है, उसके बगल में उड़ीसा का समाज है, एक तरफ आसाम का समाज है, गुजरात का समाज है, महाराष्ट्र का समाज है, बिहार का समाज है। ये जो तमाम लोग समाज है, इनको भी देखना चाहिए। और जो भाषाएं हैं भारत की, प्रत्येक भाषा ने किसी न किसी क्षेत्र की संस्कृति को वाणी दिया है। इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में ले जाऊं, फिर इधर आऊं कि जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम? तमिल संस्कृति, मलयालम संस्कृति, बांग्ला संस्कृति। आप देखें, ये सारी संस्कृतियां भाषाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, भाषाओं के साथ नाभिनालबद्ध हैं। ये बड़ी बात है भारत के संदर्भ में। इसी अर्थ में भारत भाषाओं के समुच्चय का देश है ही, लेकिन संस्कृतियों का भी समुच्चय है हमारे वहाँ। इसलिए जब हम उत्तर में बैठकर दक्षिण को देखते हैं तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि दक्षिण की संस्कृति है। उसमें भी जब हम और स्पेसिफिक होते हैं, विशेषीकृत होते हैं, तो हम तमिल, तेलुगु, मलयालम की बात करते हैं। जब हम दूसरे दिशा में आते हैं तो बंगाल की बात करते हैं। इसी तरह जब हिंदी प्रदेशों की बात करते हैं तो वह मामला थोड़ा और जटिल है। हिंदी प्रदेशों में जब आप हिंदी संस्कृति कहते हैं तो दरअसल वो एक संस्कृति नहीं है, उसमें ब्रज संस्कृति है, भोजपुरी संस्कृति है, अवधी संस्कृति है, मिथिलांचल है, मैथिली संस्कृति है, बहुत सारे, बुंदेलखंड का मामला है। यानी कि इसके बीच जो भाषा के साथ संस्कृति का रिश्ता बनता चला जाता है, इसको थोड़ा गहराई में उतरकर समझने की जरूरत है। जैसे एक भाषा है संस्कृत। अब संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, वो पूरे भारत की भाषा बनती है। ये अलग बात है कि बहुत व्यवहार में नहीं है, वो ज्ञान की भाषा है और जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं जहां पर संस्कृत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वो क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं बनती। लेकिन अन्य सभी भाषाओं का अपना कोई न कोई क्षेत्र है, चलता है। इसी अर्थ में जब मैं हिंदी की बात कहता हूं तो मैं कहता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदी प्रदेश, इसको बराबर समझने की जरूरत है। आप सब लोग हिंदी के शिक्षक हैं और सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं भी होंगी। हिंदी जिसे हम कहते हैं दरअसल वह
अगर आप मेरठ और आसपास के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, जहां कौरवी का मामला है, खड़ी बोली का मामला है, तो हिंदी जिस रूप में हम लोग बात कर रहे हैं, इस रूप में किसी की मातृभाषा नहीं है। कोई भोजपुरी है, कोई अवधी है, कोई मैथिली है, कोई बज्जिका वाला है, कोई मगही वाला है, कोई बांग्ला वाला, बांग्ला को तो छोड़ दीजिए, जो हिंदी प्रदेश है, बुंदेलखंड का मामला है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है कि हिंदी दरअसल पूरे देश की भाषा है। हिंदी का जो पूरा विकास हुआ वो स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हुआ। जिस हिंदी में मैं संवाद कर रहा हूं आपसे, हम जिस हिंदी में पढ़ते और पढ़ाते हैं, इस हिंदी का पूरा विकास स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हुआ। स्वाधीनता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई इस भाषा ने। तो हिंदी को लेकर मेरा बराबर बल रहता है कि इसे राष्ट्र की भाषा के रूप में ही देखें। राष्ट्रभाषा उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं जिस पर विवाद हो जाए, पूरे राष्ट्र के को जोड़ने वाली भाषा के अर्थ में ही इसको देखना चाहिए, क्षेत्र के साथ नहीं, क्योंकि ये तमाम संस्कृतियों को अपने भीतर लेकर आती है। अलग से सिर्फ होता कि एक पूरा प्रदेश है खाली हिंदी बोल रहा होता तो हम कहते कि भाई हिंदी प्रदेश है, ये नहीं ऐसा होता। मैं जब अपने घर जाता हूं तो भोजपुरी बोलता हूं, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। इसी तरह सबकी होगी। तो इसको इस रूप में भी समझने की ज़रूरत है कि भारत में संस्कृति जो है वो संस्कृतियों का समुच्चय है। उसमें मलयालम संस्कृति है, तमिल संस्कृति है, कन्नड़ संस्कृति है, बांग्ला है, भोजपुरी है, अवधी है, मतलब तमाम संस्कृतियाँ। और इन संस्कृतियों के बीच एक अंतःसूत्रता है, वो सब एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसलिए हम भारत में बैठ करके जब एक जगह से दूसरी जगह को देखते हैं तो हम उसको अलगाते हैं कि यह फला संस्कृति है, लेकिन भारत से बाहर का व्यक्ति जब भारत को देखता है तो वह भारतीय संस्कृति बोलता है, क्योंकि उसे इन सारी संस्कृतियों के बीच एक अंतःसूत्रता दिखाई देती है, उसे एक एकता दिखाई देती है उसके बीच में, ताकि वो समझता है कि यह एक ढंग की चीज़ हो रही है। हम और आप जो थोड़ा बहुत भेद कर लेते हैं वो भेद उसको लक्षित नहीं होता। यह एक बड़ी ताकत है हमारे वहाँ संस्कृति के अर्थ में, भारतीय संस्कृति के अर्थ में। इसको बहुत गंभीरता और गहराई के साथ समझने की ज़रूरत रहती है। यह भारत और भारतीयता का सौंदर्य है, यही हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है हमारा, कि जहाँ पर हम किसी एक संस्कृति का आग्रह नहीं करते हैं। आप किसी भी उदार भारतीय से मिलें, वो किसी एक संस्कृति का आग्रह नहीं करेगा आपसे। उसके मन में भारत की सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान मिलेगा, आपको एक जुड़ाव मिलेगा उसके मन में। ये बड़ी बात है, ये उदारता। और भाषाओं के साथ हम क्रमशः इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसको देखने की ज़रूरत है। विश्व की जो दूसरी संस्कृतियां हैं, इस अर्थ में भारतीय संस्कृति उनसे भिन्न है। और भाषा के मामले में भी जो मैं अभी निवेदन कर रहा था कि अलग अलग भाषाओं के साथ हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां भाषाओं के साथ हम संस्कृति को विवेचित करते हैं, विवेचन करते हैं उसका। हिंदी को अगर हम सामने रखें और ये देखने की कोशिश करें कि संस्कृति को और उसके पूरे मामले को, जो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि हिंदी का विकास और सारी चीज़ें, यह भी प्रसंगवश याद करना चाहिए कि हिंदी को स्वाधीनता आंदोलन की भाषा बनाने वाले लोग और उसे स्वाधीनता आंदोलन में एक तरह से अखिल भारतीय स्वरूप देने और स्वीकार करने वाले लोग, जो बड़े लोग थे, वो हिंदीतर लोग थे। आप उन तमाम लोगों का नाम याद करेंगे, महात्मा गांधी जी का, दयानंद सरस्वती जी का, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का, श्री राजगोपालाचारी जी का, तमाम लोगों का नाम आप याद करेंगे। मैं अक्सर निवेदन करता हूं, आप लोग बंगाल से रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं, हिंदी को पहली बार राष्ट्रभाषा 1878 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, किसी हिंदी वाले ने नहीं कहा था। ये एक बड़ा तथ्य है। आप देखें जितने यहाँ तक कि दयानंद सरस्वती जो गुजराती थे, उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया तो हिंदी में किया, वो गुजराती में लिख सकते थे सारी चीज़ें। यह कारण भाषा और संस्कृति को जोड़ने का मामला था। वो जिस वैदिक संस्कृति से सबको जोड़ना चाहते थे, उसके लिए उन्हें लगा कि हिंदी शायद एक सबसे उचित भाषा होगी जिससे हम जोड़ सकेंगे पूरे भारत को। किसी और में लिखने पर शायद वो बात नहीं आती, इसलिए दयानंद सरस्वती जी ने ये काम किया और देखा। इन सब पर गंभीरता से अगर हम बैठे विचार करें धीरे धीरे, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट होती चली जाती हैं।
पूरे स्वाधीनता आंदोलन का अगर हम एक तरह से विवेचन करें, उस पर दृष्टि डालें, तो भी दिखता है कि भाषा और संस्कृति का कितना गहरा रिश्ता है। अलग अलग प्रांत अपनी भाषा में स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सेतु भाषा हिंदी थी। सेतु भाषा हिंदी थी। बंगाल में जाहिर है बांग्ला भाषा में हो रहा था संघर्ष, दक्षिण में दक्षिण की भाषाओं में हो रहा था, पश्चिम में पश्चिम की भाषाओं में हो रहा था, पूरब में पूरब की भाषाओं में हो रहा था, लेकिन सेतु भाषा उसी में थी। महात्मा गांधी जब अपने व्याख्यान दे रहे थे तो हिंदी में दे रहे थे, बात कर रहे थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये पता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी गांधी जी के निवेदन पर गुजरात में एक व्याख्यान हिंदी में दिया था। हालांकि बांग्ला मिश्रित है, उसमें अंग्रेजी के भी शब्द हैं, लेकिन वो व्याख्यान हिंदी में दिया था उन्होंने। वहाँ गुजराती सभा का सम्मेलन था, उसमें दिया था। एक कवितानुमा पत्र भी अपने भतीजे को लिखा था उन्होंने, जिसमें हिंदी का बहुतायत प्रयोग है। कहना सिर्फ यह है कि हिंदी की स्वीकृति स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव के तौर पर आई थी। वह किसी प्रदेश विशेष की संस्कृति के साथ नहीं आई थी। यानी जिसे आप 10-11 प्रांत हिंदी प्रांत कहते हैं, सिर्फ उनकी संस्कृति को अभिहित करने के लिए हिंदी का मामला नहीं बना। पूरे स्वाधीनता आंदोलन में पूरे राष्ट्र की संस्कृति को चिन्हित करने के लिए हिंदी काम में आई थी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम उसको रखेंगे, एक थोड़ा सा आलोचनात्मक होकर के भी हमें चीज़ों को देखना चाहिए। हिंदी का ही उदाहरण लें। भाषा में संस्कृति किस तरह दिखती है, भाषा में संस्कृति कैसे काम करती है, उसके सकारात्मक रूप को भी देखना चाहिए और नकारात्मक रूप को देखना चाहिए। और चूंकि भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा रिश्ता है, तो इस आलोचनात्मक विवेक के जरिए हम जो उसकी कमियां हैं उसे दूर कर सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उदाहरण आया डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अगला वाक्य जब होता है सब्जी वाला आ रहा है। कभी हम सोचते नहीं हैं इसको लेकर के कि भाषा में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कभी विचार नहीं करते। अगर थोड़ा ठहरेंगे तो चीज़ें ठीक होती हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सब्जी वाला आ रहा है। ये सामाजिक स्तर का विभेद इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। आदर का हक सबके साथ है। भारतीय संस्कृति जो है वो आदर को उम्र के साथ जोड़ती है, आदर को अपनी श्रेष्ठता का मामला उम्र के साथ जोड़ती है। आपसे जो वरिष्ठ है वरिष्ठ है, वो उसके श्रम के साथ नहीं, ये श्रम के साथ जोड़कर भाषा को एक तरह से थोड़ा स्खलन की ओर ले जाने का जो मामला है, ये अनुचित प्रसंग है, जो जाहिर है कि समय समय पर हो जाया करता है। तो जब भाषा और संस्कृति के रिश्ते पर हम विचार करते हैं तो हमें ये विवेक आता है कि नहीं करना चाहिए, ये सामाजिक स्तर का भेद नहीं आना चाहिए। जैसे आइए बैठिए, आओ बैठो, ये वाक्य दो तरह से आप करते हैं। आइए बैठिए, यह सामाजिक स्तर को भी बताता है। आओ बैठो यानी कि आप जिसे बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं उसको आइए बैठिए कह रहे हैं, जिसे आप नहीं श्रेष्ठ समझ रहे हैं उसे कहते हैं आओ बैठो। यह उम्र का भी अंतर बताता है। यहाँ पर यह मामला उतना नहीं, अगर उम्र के साथ जुड़ी चीज है तो यह आपकी सांस्कृतिक संपन्नता को ही सूचित करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मीयता का भी मामला है। जब आप कहते हैं आओ बैठो अपने से छोटे को स्नेहवश, तो वहाँ आत्मीयता का मामला होता है। जब कहते हैं आइए बैठिए तो वहाँ आदर का मामला होता है। भाषा और संस्कृति के साथ हमेशा इस तरह की जटिलता जुड़ी रहती है। तो इसे हम लोगों को थोड़ा सा मित्र को कहेंगे आप आओ बैठो, लेकिन किसी श्रमिक को कहेंगे तो कहेंगे कि मतलब वही आओ बैठो ही कहेंगे, लेकिन दोनों का फर्क बहुत दिखाई देगा। एक में आत्मीयता है, एक में शायद सामाजिक स्तर का मामला आ जाता है। हम लोगों को भाषा और संस्कृति पर विचार करते हुए हिंदी जैसी संपन्न भाषा को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जोड़ कर देखना चाहिए और वहाँ इसका और ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत होती है। संस्कृति को सम्यक और अग्रगामी तभी हम बना सकते हैं जब हम इस तरह के की जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। ये वर्गबोध और अन्य तरह का जो बोध है, इससे बचने की बहुत ज़रूरत रहती है।
एक और उदाहरण है, जैसे भाषा का अध्ययन मैं कर रहा था तो मैंने एक संदर्भ देखा। जो लोग आप में से आसाम के होंगे वो लोग शायद इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। मेरे सामने तो संदर्भ था, तो मुझे लगा बातचीत के लिए संदर्भ यहाँ प्रस्तुत किया जाए, रखा जाए कि भाषा में संस्कृति किस तरह व्यक्त होती है। इसको जो आसाम में गारो समुदाय है, गारो समुदाय की भाषा का अध्ययन जो है कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। मैंने वहीं से उसको देखा था, तो ये संदर्भ मुझे लगा कि यहाँ उसका जिक्र आना चाहिए। वो लोग चींटी, चावल और डोलची, चींटी, चावल और डोलची, डोलची होती है ना, तो डोलची, इसके लिए विभिन्न आकारों प्रकारों के लिए अलग अलग शब्द हैं उनके वहाँ। चींटी के लिए, डोलची के लिए और चावल के लिए। चींटी उनके जीवन में इस कदर विशेष है कि वे किसी एक शब्द में उसका सामान्यीकरण नहीं करते हैं, उसके लिए कई कई शब्द लेकर के आते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, आप में से जो लोग दिल्ली से जुड़े होंगे या दिल्ली के आसपास के होंगे और अभी ऑनलाइन ये कार्यक्रम कर रहे होंगे, दिल्ली में अगर आप खरीदने जाएं सब्जी, और तोरी, तोरी कहते हैं यहाँ एक सब्जी है। अगर आप भोजपुरी क्षेत्र में जाएंगे, अवध के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ आपको उसकी 3 प्रजातियाँ मिलेंगी। जो चिकने किस्म की तोरी होती है उसे नेनुआ कहते हैं, जो जिस पे धारियाँ होती हैं उसे तरोई कहते हैं या तोरई कहते हैं, और एक छोटे आकार की होती है उसी में जिसे सरपुतिया कहते हैं। दिल्ली में सामान्यतः सरपुतिया मिलती ही नहीं, और जो धारी वाली है वो भी और जो चिकनी वाली है वो भी, उसके लिए भी जो है सिर्फ तोरी शब्द हो जाता है। ये भाषा का संस्कृति के साथ जो रिश्ता है, मैं उसको प्रकट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप भोजपुरी अंचल में जाएंगे और कहेंगे कि हमें तोरी दे दो, तो थोड़ा समझेगा तो आपको धारी वाली जो तरोई है वो दे देगा, वो नेनुआ नहीं देगा। जब आप दिल्ली में खरीदेंगे तोरी दे दो तो पूछेगा आपसे कि चिकनी वाली कि धारी वाली, क्योंकि सरपुतिया तो यहाँ मिलती नहीं है। कहना सिर्फ यह है कि भाषा के साथ संस्कृति, यानी कि ये जो खान पान का मसला है, सब्जियों का मामला है, तमाम रहन सहन का मामला है, वो भाषा के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि अलग अलग अंचलों में जाकर एक ही भाषा के भीतर भी अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब हिंदी में जो चीज़ दिल्ली में है वही चीज़ आपको लखनऊ में मिल जाएगी या पटना में मिल जाएगी या भोपाल में मिल जाएगी या जयपुर में मिल जाएगी, ये चंडीगढ़ में मिल जाएगी। इस जरूरी नहीं है ये चीज़। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि ये संस्कृति और भाषा का रिश्ता कितना गहरा और कितना बहुस्तरीय है, बहुस्तरीय है। इसको मैं बहुस्तरीयता की तरह देखता हूँ। इसको समझने की भी ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अनुवाद का जो मसला है मित्रों, अनुवाद भाषा और संस्कृति के साथ अनुवाद का भी एक गहरा मसला जुड़ता है। अक्सर भाषाओं का अनुवाद हम करते हैं, लेकिन भाषा के अनुवाद में क्या हम संस्कृति का अनुवाद कर सकते हैं? 90% तो यही होता है कि हम संस्कृति का अनुवाद नहीं कर सकते। 10% के संदर्भ में ये संभव है कि कुछ सांस्कृतिक प्रतीकों का, कुछ सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनको हम दूसरी भाषा में अनुदित कर लें, देख पाएं। अनुवाद बहुत जरूरी है। अनुवादों ने एक सांस्कृतिक विश्व बनाया है, बावजूद इसके कि एक अधूरापन है उनमें। उस अधूरेपन पर विचार करना जरूरी है। जैसे आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं और इसको शायद बहुत बेहतर ढंग से समझना जो है वो आसान होगा आपके लिए। देखना होगा कि जो प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, उसका एक अंग्रेजी अनुवाद है गिफ्ट ऑफ काऊ के नाम से। अब गोदान एक पूरा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रखता है। जब आप गोदान शब्द का प्रयोग करते हैं, आप उसके अन्य प्रसंगों में मत जाइए। सिर्फ गोदान शब्द जो है वह एक पूरी सांस्कृतिक प्रक्रिया को अभिहित करता है, एक पूरी सांस्कृतिक प्रक्रिया को बताता है। लेकिन गिफ्ट ऑफ काऊ क्या उस सांस्कृतिक प्रक्रिया को बताने में सक्षम है?
गिफ्ट ऑफ काऊ का तो मतलब हुआ कि एक गाय आपके पास है, आपने अपने मित्र को दे दी तो गिफ्ट ऑफ काऊ हो गया, आपने किसी और को दे दी तो गिफ्ट ऑफ काऊ हो गया, वो भेंट। लेकिन जब आप गोदान करते हैं तो वह सिर्फ गिफ्ट नहीं होता है, उसका एक एक पूरी प्रक्रिया है। आप उसे सहमत असहमत हो वह एक अलग मसला है। सिर्फ एक सांस्कृतिक कह सकते हैं कि शब्द जो है, पूरा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, उसका ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ऐसे में क्या होगा, या तो आप गोदान को गोदान लिखिए, स्टार बनाइए और नीचे डिटेल में लिखिए कि ये है क्या, ये सांस्कृतिक प्रक्रिया है क्या। सिर्फ शब्द में आप नहीं कह सकते। तो भाषा और संस्कृति का मामला यह भी होता है कि भाषाओं में अपनी संस्कृति जिस जटिल ढंग से अभिव्यक्त होती है उसे आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप उसे अनुदित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारा डिटेल ले जाना होगा, बहुत सारा स्टार बना बना करके आपको लिखना होगा कि इट मीन्स दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरह से आपको जो है करना पड़ेगा, बना बना करके तब बात बनेगी। जैसे हम ही लोग जब हिंदी में कोई चीज़ अनुदित होकर के आती है, किसी दूसरी संस्कृति के लेखक की कोई कृति अनुदित होकर आती है, तो कई जगह हम लोग रुकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, इस प्रसंग का क्या मतलब होगा। हम नहीं जानते उन प्रक्रियाओं को, उन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को, उन धार्मिक प्रक्रियाओं को नहीं जानते। तो वह जाहिर है कि वहां पर या तो लेखक अनुवादक ने मदद की हो आपकी, कि फुटनोट दिया हो, टिप्पणियां दी हो, या आप फिर किसी उस समाज के जानकार की शरण में जाते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो भाषा और संस्कृति में यह भी, अनुवाद भी एक बड़ा प्रसंग है, एक बड़ा पहलू है कि आप हर चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह भी सही है कि ट्रांसलेशन न हो तो दो समाजों के बीच पुल कैसे बनेगा। भारत में तो ट्रांसलेशन अनिवार्य है, हम इतनी भाषाओं के लोग हैं, अगर यहाँ अनुवाद न हो तो बांग्ला का साहित्य हिंदी में, हिंदी का साहित्य बांग्ला में, मलयालम में, तमिल में, या भारतीय भाषाओं का साहित्य एक दूसरी भाषा में, जो परस्पर भारतीय भाषाएं हैं, उनमें जा ही नहीं पाएगा। और एक व्यक्ति की क्षमता है, एक व्यक्ति कितनी भाषाएं पढ़ सकता है, एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा। लेकिन हम लोग अगर भारत की 10-20 भाषाओं का साहित्य पढ़ लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, तो अनुवाद के कारण ही संभव होता है। लेकिन यह हमेशा लेकिन लगा रहेगा कि जब संस्कृति की बात आएगी, सांस्कृतिक प्रश्नों की बात आएगी, तो भारत में तो फिर भी हम बहुत करीब करीब हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत मामूली मामूली अंतर के साथ हैं। चीज़ें जो मैं निवेदन कर रहा था शुरू में कि एक अंतःसूत्रता हमारे भीतर है, लेकिन बाहर वालों के साथ ये नहीं होती है। गोदान अगर एक अंग्रेजी पाठक पढ़ेगा उसका ट्रांसलेशन, तो उसे पूरा जो डिटेल है वो बताना पड़ेगा कि व्हाट इज गोदान, गोदान है क्या चीज़। उसे नहीं बताएंगे आप तो नहीं समझेगा। ये भाषा और संस्कृति का जो संबंध है उस मामले में इसको जानना होगा। अंग्रेजी में जितना मैं देख पाया, समझ पाया, गोदान के वजन का कोई शब्द नहीं है ठीक इसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए, नहीं है। और प्रेमचंद जो चाहते थे कि जो शब्द जो कन्वे हो उसका अर्थ, जो संप्रेषित हो उसका अर्थ, वो नहीं हो पाता गिफ्ट ऑफ काऊ से। तो इसको देखना होगा। जो तमाम चीज़ें हैं, जाति व्यवस्था का मसला हो, उसकी निस्सारता का बोध हो, भारतीय कृषक का मन हो, औपनिवेशिक और सामंती गठजोड़ हो, वंचित वर्ग की स्त्री के रूप में धनिया और सिलिया का सृजन हो, ये सारे मालती के रूप में एक आधुनिक स्त्री की पहचान हो, ये सारी चीज़ें हैं। यह इन चीज़ों को शायद आप ट्रांसलेट कर लेंगे, इनको पहुंचा देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ सांस्कृतिक मन की अभिव्यक्ति है उसे ट्रांसलेट करना असंभव भले ही ना हो, जटिल तो बहुत है, उसको देखना होगा। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे जो लोग उड़ीसा से जुड़े होंगे, इसमें फ़कीर मोहन सेनापति का जो उपन्यास है छमाड़ आठ घुंट, भारत में संभवतः किसान जीवन पर लिखा गया वो पहला उपन्यास था। पूरे संपूर्ण भारतीय भाषाओं को मिला करके संभवतः वो पहला उपन्यास है जो किसान जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया। हिंदी में वो अब उसका अनुवाद उपलब्ध है, पढ़ना चाहिए। ऐतिहासिक संदर्भ का उपन्यास है। तो
अगर आप कृषक संस्कृति को समझना चाहते हैं तो गोदान है, उड़िया का छमाड़ आठ गुंठ है, गुजराती का मानवीनी भवाई है। इसी तरह से आपको बांग्ला में उपन्यास मिल जाएगा, मलयालम में मिल जाएगा। इन सबको अगर मिलाकर देखेंगे तो भारतीय कृषक जीवन आएगा। आप देखेंगे कि मानवीनी भवाई में जो कृषक जीवन है और गोदान में जो कृषक जीवन है बहुत दूर तक एक जैसा लगेगा, लेकिन कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। यह जो गुजराती समाज है और जो हिंदी समाज या जो भी हिंदी समाज के भीतर के जो तमाम समाज हैं उनके भीतर का जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं अंतर है वो उसमें अभिव्यक्त होता है। लेकिन इन सबको जब आप मिला देते हैं तो वो भारतीय कृषक जीवन बन जाता है। सिर्फ आप जैसे कई लोग कहेंगे कि गोदान का जो कृषक जीवन है वो तो हिंदी प्रदेशों का कृषक जीवन है। कई बार कुछ लोग कह देते हैं इस तरह की बात, ऐसा है नहीं। होरी का जो दुख है वो सिर्फ हिंदी प्रदेश के किसान का दुख नहीं है, वैसा दुख ही गुजरात के किसान का है, बंगाल के किसान का है, आसाम के किसान का है, दक्षिण के किसान का है। हाँ, लेकिन उसके जीवन में जो चीजें हैं, जो संबंधों के निर्वाह का मसला है, सारी चीजें उनमें हो सकता है कि थोड़ा सा भेद कहीं कहीं आ जाए। तो ये जब सब मिल जाते हैं तो एक आकार बन जाता है। इसको देखने की जरूरत है। जो हम लोग कहते हैं भाषा, साहित्य और समाज, ये तीन अलग अलग पद हैं, लेकिन तीनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। संस्कृत इसी क्रम में, कल्चर आएगा, लैंग्वेज, लिटरेचर, सोसाइटी एंड कल्चर, इसी क्रम यानी कि भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति, इनमें से कोई एक जो है अकेला अप्रासंगिक है। भाषा अकेले में अप्रासंगिक है, साहित्य अगर समाज नहीं है तो अप्रासंगिक है। कौन पढ़ेगा उसे, कौन जानेगा, किसको उसमें व्यक्त किया गया, अभिव्यक्त किया गया, किस काम का है वो, ये देखने की जरूरत है। समाज जो अभिव्यक्त होता है साहित्य में, संस्कृति जो समाज के लिए अनिवार्य घटक है, जो मैं निवेदन कर रहा था, प्राण तत्व है वो। अगर संस्कृति नहीं है तो ऐसे समझिए कि एक काया है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, एक देह है उसमें प्राण नहीं है, आंख है लेकिन उसमें पुतली नहीं है। आंखों की में जैसे पुतली है उसी तरह समाज में संस्कृति है, और संस्कृति में उसी तरह भाषा है। ये सब इस तरह से जुड़े हुए हैं, यानी कि एकदम अप्रासंगिक हो जाएंगे एक दूसरे की अनुपस्थिति में। तो इनको और हिंदी के संदर्भ में हम लोग विशेष रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें सारी भाषाओं पर लगेंगी। जैसा कि मैं आरंभ में ही कह रहा था कि भाषा और साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना भाषा और साहित्य पर चर्चा करना एक बौद्धिक जुगाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अक्सर हम जब लोग साहित्य में हम लोग चर्चा करते हैं और रूपवाद की चर्चा करते हैं एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में, तो वो ठीक है, लेकिन अगर कहीं उसका कोई सामाजिक जुड़ाव नहीं बनता है तो जाहिर है कि उसकी प्रासंगिकता बहुत दूर और देर तक नहीं रहती साहित्य की। कहीं ना कहीं तो उसका जुड़ाव बनना चाहिए, वो चीज़ रहनी चाहिए। अगर जितने हमारे भक्त कवि हुए, संस्कृति कैसे भाषा के साथ जुड़ी होती है, समाज के साथ जुड़ी होती है, कैसे उनका, आप हमारे सभी भक्त कवियों को याद कीजिए, हिंदी के ही नहीं, भारत की किसी भी भाषा के भक्त कवियों को याद कीजिए, भक्ति आंदोलन के दौर को याद कीजिए। आप उसको देखिए कि किस तरह वो हमारी आत्मा का हिस्सा हो गए। अगर वो सिर्फ रूप पक्ष की बात कर रहे होते, वायवीय बातें कर रहे होते, तो हमारी आत्मा के सहचर नहीं होते। वो हमारी आत्मा का रसायन बदलने वाले लोग नहीं होते। वो हमारी आत्मा का रसायन ही इसलिए बदल पाते हैं क्योंकि वो अपने पूरे समय समाज को समझते हैं, मनुष्य के मन को समझते हैं, आध्यात्मिकता को समझते हैं और इन सब की जरूरत को समझते हैं, और ये सब मिलकर के संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृति बनती है। कोई अलग इकाई नहीं है संस्कृति, और न कोई अलग इकाई है भाषा। जब भी आप भाषा का अध्ययन करेंगे संस्कृति आएगी, जब भी आप संस्कृति का अध्ययन करेंगे भाषा आएगी, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि इस रूप में आएगी कि
अधूरापन लगेगा आपको उसके बिना, उसको छोड़ करके। तो ये हमें देखने की ज़रूरत होगी, जानना होगा। ये संस्कृति का ही मामला अगर और भाषा और संस्कृति पर विचार करें तो जो डिस्कोर्स आए पिछले दिनों, जितने विमर्श आए हम लोगों के वहाँ, तरह तरह के जो विमर्श आए हैं, उन विमर्शों पर अगर हम विचार करें कभी, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर का मामला, खासकर संस्कृति को केंद्र में रख करके, तमाम समाज और संस्कृति को केंद्र में रखकर डिस्कोर्स आए, चाहे वो स्त्री विमर्श आया, चाहे दलित विमर्श आया, आदिवासी विमर्श आया, अब पिछड़े विमर्श की भी चर्चा हो रही है, किन्नर विमर्श का मामला है, तमाम तरह के विमर्श अब समाज में हैं और वो अपनी जगह भी बना रहे हैं, कुछ जगह बना चुके हैं। ये इन सब का भी मामला अगर देखेंगे तो भाषा और संस्कृति का मामला आएगा। आप देखें कि पिछले दिनों जो तमाम स्त्री विमर्शकार कुछ पुरुष रचनाकारों की रचनाओं का विश्लेषण करने लगी, तो उन्होंने उनकी भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया और उनकी भाषा का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उसको मतलब डिकोड किया कि कैसे वहाँ पर जो पितृसत्ता की छाया है, एक तरह से यही टर्म है इसलिए मैं इस टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि पितृसत्ता की छाया वहाँ दिखाई देती है, मिलती है, यानी जो सांस्कृतिक बोध उनके अवचेतन में कहीं है, वह तमाम उदारता के बावजूद उनके साहित्य में दिख जाता है। ऐसा उन्होंने डिकोड किया है। आप माने न माने, आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। यही चीज़ दलित विमर्श के साथ आया, आदिवासी विमर्श के साथ आया। तो यह जब भी हम संस्कृति का विवेचन करेंगे वो भाषा के माध्यम से होगा, और जब भी हम भाषा का विवेचन करेंगे संस्कृति को आप छोड़ नहीं सकेंगे। वो आएगी, कभी सहयोग करती हुई आएगी, कभी बाधा की तरह आएगी। जैसे मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं और रिक्शा वाला आ रहा है या सब्जी वाला आ रहा है, यह जो अवचेतन में चीज है, कई बार आप सोच नहीं रहे होते हैं इसके बारे में, कई बार आप सायास नहीं होते हैं कि हम ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन आप बोलते हैं इसी तरह का। ये चीज आएगी जब भी आप इस तरह से बात करेंगे और ये चीजें आएंगी। मैं सोचता हूँ 5-7 मिनट और बात करता हूँ, फिर आप लोगों से सवाल जवाब हम लोग कर लेते हैं, जो भी जिसका मामला आ जाए। भाषा और संस्कृति का मामला वर्चस्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो वर्चस्व वाली भाषाएं हैं, कैसे उनकी संस्कृति लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन जाती है, कैसे जो भाषाएं, जिन भाषाओं का वर्चस्व नहीं है, उसको बरतने वालों की संस्कृति जो है वो बदल जाती। जैसे आप एक दौर का हिंदी सिनेमा याद करें, आप देखें उसमें जो भी घरेलू सहायकों की भूमिकाएं थीं वो किनको दी जा रही थीं। वो तमाम जो भोजपुरी या भोजपुरी से मिलती जुलती भाषा बोलने वाले लोग थे, उन लोगों को घरेलू सहायक की भूमिका उसमें दी जाती थी। यह भाषाओं के वर्चस्व का यह अध्ययन है, सांस्कृतिक अध्ययन। उनके दिमाग में ये था कि ये सांस्कृतिक, जो कह सकते हैं कि मान लेते थे लोग कि ये जो इस तरफ से लोग आए हैं इनका मसला यही है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन यही वर्चस्व का मामला है जहां जिसका रहेगा। लेकिन यही चीज़ जो है वहां पर मराठी भाषी के साथ, गुजराती भाषी के साथ नहीं दिखाया गया कभी, उन्हीं फिल्मों में मिक्स करके नई चीज़ें आई। यह जो अवचेतन में एक सांस्कृतिक बोध भाषिक वर्चस्व के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी समझने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के हम लोग समझ पाएंगे जैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें। महादेवी वर्मा की जो किताब है श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके निबंध जो हैं वो लगभग 1928-29 के आसपास से लेकर 42 के बीच में लिखे गए और 1942 में किताब छप गई। वह अगर आपको भारत में खासकर हिंदी प्रदेश जिन्हें आप कहते हैं, हिंदी समाज जिन्हें कहते हैं, वहाँ अगर स्त्री को समझना है, स्त्री जीवन को समझना है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और एक तरह से भारतीय स्त्री विमर्श को समझने के लिए एक जरूरी किताब है 1942 की, जिस किताब की दुनिया भर में चर्चा हुई, अब भी होती है। अब बहुत सारी किताबें हैं। सिमोन द बुआ की किताब द सेकेंड सेक्स, वो 1949 में छपी थी, महादेवी जी की किताब के 7 वर्ष बाद, लेकिन छपते ही पूरी दुनिया ने उसको जान लिया। महादेवी जी की किताब हिंदी में छपी और हिंदी वाले भी ठीक से नहीं जान पाए। 1980 और उसके बाद जब वो किताब अंग्रेजी में अनुदित हुई, अंग्रेजी में गई,
तब जाकर के लोगों ने उसके महत्व, ये वर्चस्व की भाषाओं का भी मामला होता है। कैसे वो काम करती हैं और उनकी संस्कृति कैसे काम करती है, इसको भी समझने की ज़रूरत होगी। जब हम भाषा और संस्कृति की बात करेंगे और देखेंगे, तमाम भक्त कवियों को देखेंगे, आप अक्क महादेवी की कविताओं को देखें, दक्षिण में आंडाल की कविताओं को देखें, हमारे वहाँ इधर आएँ तो कबीर को देखें, मीरा को देखें, रैदास को देखें, इन सबको देखिएगा तो आपको भाषा और संस्कृति का रिश्ता बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा। बहुत ही मतलब एक तरह से साफ साफ दिखने लगेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। संस्कृति के साथ यह भी है, कई बार साहित्य में गालियों का जो मामला आता है, इसका भी अध्ययन हुआ है, देखा गया है। कई बार ये देखना चाहिए, जब हम गालियों का प्रयोग कोई भी लेखक करता है तो क्या वो सोच पाता है कि गालियां अनिवार्य रूप से स्त्री विरोधी होती हैं? 2, 4, 10 गालियों को छोड़ दीजिए तो सारी गालियां स्त्री विरोधी हैं। क्या लिखते वक्त आधी आबादी ध्यान में रहती है कि अगर वह किसी एक को नहीं अपमानित कर रहा है, स्त्री समाज को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई भी लेखक हो, लेखिका भी अगर लिख रही हो, कोई भी, तो यह भी एक ऐसा प्रश्न है संस्कृति का जो कई बार हम अपने ही अवचेतन को हम मूल्यांकित नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं। कहने का कुल मसला इतना है मित्रों कि भाषा और संस्कृति का रिश्ता जटिल भी है, सुंदर भी है, और उसके बिना हम किसी स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, स्वस्थ विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। और चूंकि हम भाषा के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोगों का ये दायित्व है कि हम भाषा और संस्कृति के अध्ययन को गंभीरतापूर्वक बरतें, उस पर बहुत गंभीर चिंतन करें, उसे हल्के में न लें। जो चीज़ हमारे लिए बहुत सहज लग रही है उसका हम इस्तेमाल कर लें, भले ही उसे दूसरा असहज हो रहा है, उसका ध्यान न रखने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। धन्यवाद इतनी बातचीत सुनने के लिए, और हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं और